गाइस तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान की जलवायु। उसका एक पार्ट हो गया है, पार्ट फर्स्ट वो अपना हो गया है। उसमें अपन ने क्या क्या देख लिया था राजस्थान की, मतलब जलवायु के नॉर्मल नॉर्मल फैक्ट देख लिए थे और कोपेन का वर्गीकरण देख लिया। तो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन करेंगे थॉर्नवेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। थॉर्नवेट क्या करेंगे, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण वो करेंगे। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। और ऋतुएं देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी ऋतु हैं, मतलब कि सर्दी गर्मी वर्षा वो वाली ऋतुएं देखेंगे। और आपको एक ज़रूरी सूचना, आपको इस चैनल को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये अभी मतलब कि आपका जैसे सपोर्ट ज़्यादा होगा जैसे जैसे इस पर वीडियो आएगी। जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी की तो वीडियो चल ही रही है, पूरी निःशुल्क चल रही है। और इस पर देखो, आप बड़े बड़े मतलब कि कोर्स लेते हो, उसमें भी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है जैसे यहाँ पर आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो आपको मतलब कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। आप चाहते हो सब चीज़ें अच्छी हो तो आपको इसको क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। फिर आपको हिंदी आती है, हिंदी भी हम इस पर पढ़ाएंगे। फिर आपकी इंग्लिश आती है, इंग्लिश भी इस पर पढ़ाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश की तो ऐसी ट्रिक बताएंगे जो पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। मतलब बताई तो होगी, परंतु मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। समझ में गया? समझ में आ गया सर। मतलब कि हिंदी इंग्लिश जिसमें से मतलब कि बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि संधि हो गया हिंदी में, इंग्लिश में अपने हो गया टेंस। ये दोनों ही मेरे पक्के हैं। ये इस संधि 2 दिन का काम है और टेंस आपके काम है सिर्फ 1 दिन का। 1 दिन में केवल मैं आपको एक टेबल दूंगा, उस टेबल में 3-4 टॉपिक होंगे। मतलब कि ये होगा तो ये लगाना, ये होगा तो ये लगाना, बस सिंपल। ऐसा सिंपल होगा और आपको टेंस याद हो जाएंगे। वो जिम्मेदारी मेरी याद कराने की। मतलब आपको भी मेहनत करनी तो पड़ेगी, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज अपनी क्या शुरू करेंगे, थॉर्नवेट। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। समझ में गया? समझ में आ गया सर। ये मैंने आपको RS लेवल का पढ़ा दिया है। मतलब कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो किस लेवल का है, RS लेवल का है। RS से आप 4th ग्रेड तक कौन सी भी परीक्षा हो सब में ये काम आएगा। समझ में गया? समझ में आ गया सर। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने अपना जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर दिया था, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले थॉर्नवेट ने क्या कहा कि जो वर्षा है, वर्षा कैसे होती है, इसने बताया वर्षा कैसे होती है। सबसे पहले तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा तो फिर क्या होता है, बादल बनते हैं। और बादल बनने से क्या होती है, वर्षा। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो थॉर्नवेट ने क्या कहा, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता है, फिर क्या होता है, वाष्पीकरण, फिर क्या होती है, वर्षा। और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, टेम्परेचर, वाष्पीकरण और वर्षा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। आपको पूछे कि कोपेन, तिवार्था और थॉर्नवेट, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रमाणिक या सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक वर्गीकरण किसका था, तो थॉर्नवेट का। समझ में गया? समझ में आ गया सर। और अब अपन क्या देखते हैं, जो थॉर्नवेट के थोड़े जो मतलब कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि अपन ने इसमें देखा था, किसमें सर, इसमें कोपेन वाले में अपन ने क्या देखा, कोपेन ने अपने अनुसार इस वाले क्षेत्र को ए बताया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, अपने अनुसार बताया। ऐसे ही थॉर्नवेट ने ABCD अपने अनुसार बताया। कल को आप अपना क्या दें, जलवायु वर्गीकरण दें, तो आप भी अपने अनुसार ABCD बता सकते हैं। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो वो वाला ABCD अपन ने कोपेन के अनुसार देखा था, अब ABCD अपन थॉर्नवेट के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले ABCD और ई, 3 अल्फ़ाबेट है, सॉरी ये 5 अल्फ़ाबेट है। इसमें EF भी है, वाह, एफ बाद में करेंगे। ई तक देखो। सबसे पहले ई का मतलब हो गया आपके एरिड, ई फॉर एरिड। एरिड मतलब शुष्क, एरिड मतलब शुष्क। शुष्क के पास अर्ध शुष्क, शुष्क के पास अर्ध शुष्क,
फिर 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 बी वाला क्या है, आर्द्र है। क्या है, आर्द्र। और मैंने आपको बताया था आर्द्र से कम जो आर्द्र हो उसे अपन क्या कहेंगे, उपाद्र। और आर्द्र से थोड़ा ज़्यादा आर्द्र हो उसे अपन क्या कहेंगे, अति आर्द्र। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। कम 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 करते जानिए। मतलब कि यहाँ पर ऐसे जाओ तो वर्षा क्या करनी है, ज़्यादा करनी है, ऐसे आओ तो वर्षा कम करनी है। समझ में गया। सबसे पहले अति आर्द्र में सबसे ज़्यादा, फिर आर्द्र में सब, मतलब कि आर्द्र में अति आर्द्र से कम, फिर उससे कम, उपाद्र में उससे कम, अर्ध शुष्क में फिर उससे कम, शुष्क में। सिंपल है सर। फिर थॉर्नवेट ने कहा कि देखो ये तो हो गया, हाँ सर ये तो हो गया। फिर थॉर्नवेट ने कहा कि देखो ये तो आपके सिंपल में हो गया, अब मैं क्या करूँगा, जो ऐसे दूंगा। कैसे सर, ऐसे अल्फ़ाबेट दूंगा। कैसे सर, ऐसे ए, ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट दूंगा। समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे अल्फ़ाबेट दिखे तो आप समझ जाना कि ये किसके हैं, थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, ABCDE तक। ABCDEF तक। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, C, D, E और F। इसमें 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 आपके लिया है टेम्परेचर। उसमें क्या थी, वर्षा। बड़े बड़े जो अक्षर थे, मतलब कि जो ये अल्फ़ाबेट थे, इसमें क्या थी, वर्षा। वर्षा को आधार बनाया था, किसको, वर्षा को। अब थॉर्नवेट ने तापमान को आधार बनाया, किसको, तापमान को। जो ए है, ए में थॉर्नवेट ने कहा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होगा, तापमान सबसे ज़्यादा। फिर इससे कम इसमें होगा, मतलब तापमान क्या हो गया, मध्यम, मध्यम तापमान। फिर यहाँ पर तापमान क्या हो गया, सूक्ष्म। यहाँ पर क्या होगा, तापमान सूक्ष्म, सूक्ष्म तापमान। फिर देखो मध्यम हो गया, मध्यम से ज़्यादा, ज़्यादा, मध्यम से कम, सूक्ष्म। फिर आता है ठंडा, ठंडा क्षेत्र, यह जिसे अपन कहते हैं टेगा। फिर जो मतलब कि ज़्यादा ही ठंडा हो, जिसे अपन कहेंगे टुंड्रा। जैसे कि पोलर रीजन में नहीं होता है, इस वाले क्षेत्र में 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में। समझ में गया, समझ में गया सर। फिर आता है एफ का मतलब होता है तुषार या पाला। समझ में गया, समझ में आ गया सर। ये किस पर आधारित है, तापमान पर आधारित है। सिंपल है, सिंपल है सर। ये समझ में आ गया, ये सर समझ में आ गया। आजकल क्या इनका मतलब पूछने लग गए। पहले तो सिंपल में आपको वो वर्गीकरण दे देते थे और आपको झीलें पूछते थे। आजकल क्या इनका मतलब कि इनके अंदर घुस गए, अंदर घुस गए मतलब कि इनके मतलब कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ऐसे पूछने लग गए। इसका मतलब क्या है, ये है, इसका मतलब क्या है, ऐसे पूछने लग गए। समझ में गया, समझ में आ गया सर। और अब अपन देखते हैं इनके जिले। सिंपल है, सिंपल है सर। सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान में है कहाँ। सिंपल है, सिंपल है सर। अरे बोला करो यार सिंपल है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए और आप बोलते भी नहीं हो। एक तो व्यू नहीं आ रहे, पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सबसे पहले जो एरिड रीजन है, एरिड मतलब शुष्क, उधर आपको लिखना है एरिडिस, लिखना है याद करने के लिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जिधर बीकानेर है, क्या है, बीकानेर। बीकानेर किधर है, राजस्थान के नॉर्थ में, यहाँ पर है बीकानेर। जिधर पूरा बीकानेर संभाग है वहाँ पर आपको बी वाला लेना है। अरे एक बार मैंने बताई नहीं आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार रुको। ये वो नहीं, पहले ये देखो। सबसे पहले सबसे पहले आपको ये देखना है। क्या सर, सबसे पहले ये देखो, जो ये वाला है, ये देखो। इसमें जो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में अति आर्द्र कोई जगह है मतलब कि है, परंतु इसने नहीं माना, किसने, थॉर्नवेट ने नहीं मानी कि राजस्थान में। इसने कहा है कि राजस्थान में कोई अति आर्द्र वाली जगह नहीं है।
अति आर्द्र वाली जगह वो होती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा हो। राजस्थान में तो माउंट आबू को ही मिला ले तो 150 सेंटीमीटर ही हो रही है। फिर आर्द्र भी नहीं मानी। फिर इसने कहा कि उपाद्र है तुम्हारे इधर। क्या है? उपाद्र से है। उपाद्र है, अर्ध शुष्क है और शुष्क है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। कोपेन वाले में क्या था? ए बी सी ये तीनों अल्फ़ाबेट थे, और डी और ई क्या थे? नहीं थे। इसमें उल्टा है, इसमें नीचे से तीनों हैं। मतलब कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ, ए बी सी डी ई। कोपेन वाले में क्या था? ये तीनों थे, ये दोनों नहीं थे। अब थॉर्नवेट वाले में क्या है कि ये दोनों, सॉरी ये तीनों है और ये दोनों नहीं है। समझ में गया? समझ में गया सर। जो जैसे कि यहाँ पर क्या थे? ए बी सी किसमें? कोपेन वाले में। और बी के वापिस दो भाग थे, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क। जैसे कि बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क मरुस्थल और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल। उसी प्रकार डी के वापिस क्या होंगे? दो भाग होंगे। समझ में गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा ही दूसरी जगह पे लिखता हूँ। ये वापस लिखता हूँ, देखो सी डी और ई। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है, कुछ नहीं किया, इसको एक बार वापस लिखा। फिर आपको कुछ नहीं करना है। जो डी वाला भाग है, डी वाले भाग को दो भागों में करना है, मैंने आपको अभी बताया। और फिर इन दोनों के एक एक भाग लेने हैं। सिंपल है, सिंपल है सर। फिर आपको लेना है टेम्परेचर के आधार पर, मतलब कि ये तो हो गई वर्षा के आधार पर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सी डी डी और ए। फिर आपको लेना है टेम्परेचर के आधार पर। टेम्परेचर के आधार पर सर मतलब कि थॉर्नवेट ने कहा कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री से दूर जाता जाओगे, 0 डिग्री के पास क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा, ए वाला। मैंने ए में क्या बताया था? टेम्परेचर सबसे ज़्यादा। हाँ, फिर जैसे जैसे आप 0 डिग्री से दूर जाते जाओगे, टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। क्या है सर? सिंपल है। अब देखो राजस्थान का मैप देखो, ये राजस्थान का एक रफ मानचित्र। इसमें देखो ये क्या है? 0 डिग्री है। मानना कि ये क्या है? 0 डिग्री है। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से दूर जाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो ये 0 डिग्री के पास है। हाँ सर है, तो यहाँ पर ए लगेगा। ई। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और मैंने बताया था जो ये वाला भाग है, डी बी और डब्ल्यू। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। बी का मतलब क्या होता है इसमें? बी का मतलब है कि टेम्परेचर क्या है? थोड़ा सा मध्यम है। मैंने बताया था। हाँ सर बताया था। या यहाँ पे जो यहाँ पे होगा उसमें भी, जैसे कि यहाँ पर होगा एरिड। क्या होगा? एरिड। एरिड रीजन होगा तो यहाँ पर भी ए आएगा और यहाँ पर भी डी ए डब्ल्यू आएगा। समझ में गया? परंतु राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग क्या होगा? 0 डिग्री से दूर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर कम। क्या होगा? टेम्परेचर कम। और एक और कारण, जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो शीत लहरें आती हैं, क्या आती हैं? शीत लहरें। क्या आती हैं? शीत लहर हिमालय से, शीत लहर। वो जो राजस्थान के इस भाग हैं, नॉर्थ वाले भाग हैं, इस पर क्या करती है? ज़्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम माना जाता है। इसलिए यहाँ पर बी का उपयोग कर रहे हैं। और ऐसे भी समझ में नहीं आया तो फिर अब एक ही रास्ता है, सी डी और ई हो गया। डी को वापस दो भागों में बांट लिया, फिर सी डी डी और ई, सब में ए लगा दो। ए ए ए। समझ में आया? समझ में आ गया सर। सर इसमें क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि ये आता है बीकानेर संभाग के पास, मतलब कि जिसमें आपको बी लगाओगे, जिसमें आप क्या लगाओगे? बी। जिसमें ए न लगा के आप क्या लगाओगे? बी। उसमें क्या आएगा? पूरा बीकानेर संभाग।
बस ये लास्ट तरीका है समझने का। पूरा समझने वाला था, मैंने समझा दिया। अगर वो भी समझ में ना आए तो आपको ये सिंपल सा तरीका अपनाना है, जिसमें बी आएगा, उसमें क्या आएगा, पूरा बीकानेर संभाग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? सिंपल है सर। फिर आपको मतलब कि बताना है कि गर्मियों में बारिश होती है कि सर्दियों में बारिश होती है, गर्मियों में कम वर्षा होती है कि सर्दियों में कम वर्षा होती है, समर्स ड्राई है या विंटर्स ड्राई है। विंटर्स मतलब सर्दियाँ शुष्क है या गर्मियाँ शुष्क है। तो आपको पता है अपने इधर मानसून कब आता है, गर्मियों में, तो गर्मियाँ तो शुष्क नहीं है, शुष्क कौन है, सर्दियाँ। तो आपको क्या लिखना है, विंटर्स ड्राई, विंटर्स ड्राई, विंटर्स ड्राई, विंटर्स ड्राई, विंटर्स ड्राई, विंटर्स ड्राई, विंटर्स ड्राई। परंतु जो ये वाला रीजन है, जैसलमेर वाला भाग, यहाँ पर थॉर्नवेट मानते हैं कि यहाँ पर न तो गर्मियों में बारिश होती है न सर्दियों में बारिश होती है, ऑल सीजन ड्राई, इसलिए लिखा डी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? ये चारों हो गए? हाँ सर, चारों हो गए। एक बार वापस बता दो देखें, सी, डी और ई। डी को वापस दो भागों में बांटा, सी और ई। सी ए सॉरी डब्ल्यू, डी ए फुल स्टॉप डब्ल्यू, डी बी फुल स्टॉप डब्ल्यू, ई। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? याद हो गया? हाँ सर, हो गया। अब अपन ये क्या देख लेते हैं, जिले देख लेते हैं। सिंपल है सर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सर बीकानेर आता है, पूरा बीकानेर संभाग इधर ही आता है। तो अपन डी के साथ क्या लिखेंगे सर, अपन डी के साथ इधर लिखेंगे डी बी डब्ल्यू। और फिर इधर क्या आएगा सर, सी का मतलब होता है उपाद्र। क्या होता है सी का मतलब, क्या होता है, उपाद्र। आपको क्या लगता है उपाद्र मतलब कि इसमें जो थॉर्नवेट वाला वर्गीकरण है, इसमें सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, उपाद्र में। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ करानी है आपको, वागड़ और हाड़ौती, जहाँ पर आपने पहले भी कराई थी, कब, कोपेन वाले वर्गीकरण में। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, सी 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 ए डब्ल्यू। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? बच्चा क्या, डी ए डब्ल्यू। सिंपल है सर। अब अपन क्या देखते हैं, इनके जिले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इनके जिले देख लेते हैं। जिले मतलब कि जिले जिले को मतलब जिले होता है, और क्या होता है, देखो सबसे पहले एरिड के जिले देख लेते हैं, जो ऑल टाइम ड्राई, मतलब कि जहाँ पर अत्यंत कम वर्षा या ऑल टाइम क्या होती है, ड्राइनेस या शुष्क। इसमें आते हैं आपके, देखो मैप देखो, एक तो जैसलमेर पूरा आएगा, एक आएगा आपके बाड़मेर, एक आएगा आपके बीकानेर। सर बीकानेर और बीकानेर संभाग तो उसमें है ना, परंतु जो बीकानेर है, बीकानेर का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, सॉरी दक्षिण पश्चिमी भाग है, किसका, बीकानेर का दक्षिण और पश्चिमी भाग किस में आएगा, इस वाले रीजन में आएगा। और जोधपुर का भी अधिकांश भाग किस में आएगा, इस वाले में आएगा। परंतु जो दो जोधपुर है, जोधपुर का पश्चिमी भाग किस में आएगा, इसमें आएगा, और पूर्वी भाग किस में आएगा, इसमें आएगा। सिंपल है सर। देखो बीकानेर आएगा, जैसलमेर आएगा, जोधपुर आएगा, जैसलमेर के पास पास वाले सारे जिले आएंगे। जैसलमेर तो लेना ही से, मैंने आपको पता है, सबसे पहले सोचो आपको रेगिस्तान कहाँ पे दिखता है, जैसलमेर में। जैसलमेर के पास पास वाले जिले लेने हैं, बीकानेर, जोधपुर और नीचे बाड़मेर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। फिर आपको लेना है, देखो जोधपुर का पश्चिमी भाग जैसलमेर के क्या होता है, टच होता है, और पूर्वी भाग मतलब कि क्या होता है, नहीं होता है। तो आपको पूर्वी भाग नहीं लेने के, लेना है पश्चिमी भाग। जो बीकानेर है, बीकानेर का केवल आपको दक्षिण और पश्चिमी भाग ही लेना है, बीकानेर का दक्षिणी पश्चिमी भाग। मतलब कि बीकानेर जिला है, बीकानेर जिला, ये बीकानेर जिला है, इसको ऐसे डिवाइड करो,
इसका केवल ये वाला भाग ही आपको क्या लेना है, इस वाले में लेना है। बाकी पूरा बीकानेर किस में आएगा, उस वाले में। किस में, उस वाले में। किस में, शुष्क अर्ध शुष्क में। समझ में गया, समझ में गया सर। ये तो पूरा शुष्क है। रुक जाओ, एक बार मैं आपको नाम भी बता देता हूँ सबके। एक हो गया आपके ये वाला। अब क्या देख लेते हैं, इनके थोड़े नाम देख लेते हैं ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। डी, और एक और डी कौन सा आएगा, बी वाला। फिर आएगा आपके सी वाला। इसका नाम क्या है, 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 शुष्क क्षेत्र। समझ में आया क्या, समझ में आ गया सर। इसका नाम क्या है, शुष्क क्षेत्र। फिर आपके आता है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। ये क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क। क्या है, शुष्क भी है थोड़ा सा भाग, क्योंकि मैंने बताया था देखो बीकानेर का वो वाला भाग इसमें आ रहा है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क। फिर इसमें क्या आता है, अधिकतर राजस्थान आता है, अधिकतम राजस्थान इसमें आता है, और इसे अपन क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क। और ये हो गया आपके, क्या हो गया, ये हो गया आपके लास्ट एंड फाइनल, जिसका नाम है उपाद्र वाला। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये हो गया आपके शुष्क, ये हो गया शुष्क अर्ध शुष्क, ये हो गया अर्ध शुष्क, केवल अर्ध शुष्क, ये हो गया आपके उपाद्र वाला। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। जो ये शुष्क वाला है, शुष्क वाला क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिला आते हैं, जैसे जैसलमेर। फिर आपके जैसलमेर के पास पास वाले जिला आपको लेने हैं, बीकानेर, जैसलमेर के ऊपर बीकानेर। फिर जैसलमेर के पूर्व में, पूर्व में कौन आता है आपके, जोधपुर। जैसलमेर के दक्षिण में बाड़मेर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये इसके जिले हो गए। फिर अपन ने कहा था कि जिसमें बी आएगा, जिसमें बी आएगा उसमें बीकानेर संभाग पूरा होगा। इसका नाम क्या है, शुष्क अर्ध शुष्क, शुष्क अर्ध शुष्क। शुष्क भी है और अर्ध शुष्क भी है। और इसमें मैंने क्या कहा था, बीकानेर संभाग पूरा आएगा। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिला आते हैं, गंगानगर, गंगानगर के सामने हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर। नीचे बीकानेर, बीकानेर और बीकानेर के सामने अपने चूरू। क्या आएगा, बीकानेर और बीकानेर के सामने चूरू। ये चार जिले किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर अपन देखते हैं सबसे लास्ट वाला, उपाद्र वाला, CAW। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें कोपेन वाले ही आएंगे। कोपेन वाले जो AW वाले हैं, AW वाले ज़िले हैं, वो किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। जैसे सर AW वाले में कौन कौन से ज़िले थे सर, हम तो भूल गए। मैं बेटा हूँ इसीलिए कि आपको याद करा सकूँ। सबसे पहले अपन ने उसमें देखा था हाड़ौती, हाड़ौती और वागड़। हाड़ौती, वागड़। वागड़ में तो तीनों ज़िले लेने हैं आपको। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, एक प्रतापगढ़। फिर आपके लेना आपको हाड़ौती। हाड़ौती में पहले आपको चारों जिले बोलने हैं, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और एक और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर आपको बूंदी को निकालना है। क्यों, क्यों, ये कारण मैंने आपको AW वाले में भी बताया था। क्योंकि बूंदी किसमें आता है, बूंदी मतलब कि हाड़ौती वाला जो आर्द्र वाला एरिया है उससे थोड़ा बाहर आता है, मतलब कि बूंदी में वर्षा थोड़ी कम होती है। समझ में गया, समझ में आ गया सर। इसलिए आपको बूंदी को हटाना है। और क्या लेना है बूंदी की जगह, आंशिक चित्तौड़। चित्तौड़ भी पूरा नहीं, जो घोड़े की नाल वाला चित्तौड़ है, चित्तौड़ के भी दो भाग हैं, जिसका विभाजन कौन करता है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा करता है। और जो घोड़े की नाल वाला चित्तौड़ है, मतलब कि जो एरिया वागड़ के पास है या कोटा के पास है,
एक चित्तौड़ तो इधर हो गया और एक चित्तौड़ किधर हो गया, इधर। जो ये वाला भाग है, ये मतलब कि जो कोटा के पास वाला भाग है, ये हाड़ौती के पास वाला भाग है, वो किस में आता है, इसमें सी वाले में। समझ में आ गया, उपाद्र वाले में। इसी क्या कहते हैं, आंशिक चित्तौड़। ये पूरा ऐसा हो गया, इसको एक बार वापस लिख लेते हैं। विंटर्स ड्राई आएगा। ये उपाद्र वाला हो गया। और इसमें जिले देखे तो अपने हाड़ौती और वागड़। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। जो वागड़ वाले ज़िले कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। फिर आपको हाड़ौती वाले में क्या क्या लेना है, कोटा, बूंदी, बारा और एक और आपके झालावाड़। फिर आपको क्या करना है, बूंदी को निकालना है और बूंदी की जगह क्या लेना है आपको, चित्तौड़। क्या करना है आपको, बूंदी को निकालना है और बूंदी की जगह आपको लेना है चित्तौड़। चित्तौड़ भी पूरा नहीं, केवल चित्तौड़ का कुछ आंशिक भाग जो हाड़ौती के टच होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। क्या लेना है, आंशिक चित्तौड़। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है, आंशिक चित्तौड़। एक तो इस ऐप में एक लफड़ा है कि मतलब कि एक बार मतलब कि ऐसे पास में जूम कर दो और या इस पर कोई भी इमेज लो तो ऐसे 5-6 इमेज एक साथ आ जाती हैं, इसलिए फिर इसको शेयर करना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसे पास में करता ही नहीं हूँ इसको। समझ में आ गया सर। तो ये हो गया आपके सी मतलब कि उपाद्र वाला, ये आपके हो गया। फिर आपके बचा लास्ट वाला अपन करें या ना करें तो भी अपना क्या हो गया है, सिंपल है। कोपेन वाले में अपन ने क्या छोड़ा था सर, कोपेन वाले में किसके ज़िले अपन ने याद नहीं किए थे, तो कोपेन वाले में अपन ने किसके ज़िले याद नहीं किए थे, कोपेन वाले में भी 4 थे सर। कोपेन वाले में अपन ने किसके ज़िले याद नहीं किए थे, BSHW के ज़िले याद किए थे, नहीं किए थे सर। BWHW के ज़िले याद किए थे, हाँ सर। और CWG के ज़िले याद किए थे, हाँ सर। AW के ज़िले याद किए थे, हाँ सर। तो किसके ज़िले अपन ने छोड़े थे, BSHW के। समझ में गया सर। और इसमें अपन किसके ज़िले छोड़ देंगे तो भी चलेगा, इसमें अपन DAW के ज़िले छोड़ देंगे तो भी चलेगा। समझ में गया सर। तो अभी एक बार के लिए मैं बता देता हूँ, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसमें जो कौन सा वाला है, जो ये है शुष्क वाला D, इसमें आपको जो कोपेन है, कोपेन का जो BSHW वाला है और CWG वाला है, वो दोनों के आपको ज़िले लेने हैं। समझ में आ गया सर। इन दोनों के ज़िले क्या करने हैं, आपको लेने हैं। CWG में कौन कौन से ज़िले लिए थे अपन ने, एक बार वो देख लेते हैं। ABCD, ट्रिक याद आ रही है, हाँ सर आ रही है। वापिस ABC और D। फिर अपन ने बोला था RSTU, फिर इसके साथ क्या आएगी, कैपिटल सिटी जयपुर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। सबसे पहले अपन ने बोला था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर आपने बोला था सर अजमेर, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, फिर आपके हो गया डूंगरपुर। सॉरी, हाँ नहीं, धौलपुर,
डूंगरपुर, डूंगरपुर तो उसमें आता है। इसमें हो गया आपके दौसा, और इसमें आपको बी दो लेने थे, एक तो भीलवाड़ा और एक भीलवाड़ा के सामने वाला बूंदी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपको आर से लेना है राजसमंद, राजसमंद, बड़ा नाम हो गया, इतना सही रखते हैं, राजसमंद। फिर आपको जो एस है, एस से भी दो लेने हैं, एक सवाई माधोपुर और एक सिरोही, सिरोही। समझ में आया? समझ में आ गया सर। इसमें हो गया आपके टोंक, फिर इधर हो गया आपके उदयपुर, और जयपुर तो लिखा हुआ ही है। ये हो गया आपके CWG वाले ज़िले। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपके आते हैं BSHW वाले। इसमें कौन कौन से आते हैं सर? इसमें आता है आपके नागौर, मैंने आपको उसमें भी बताया था, नागौर। नागौर के साथ आप ले लीजिए पाली, पाली के साथ आप ले लो जोधपुर, जोधपुर ले लिया, पाली ले लिया, और जोधपुर का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो नागौर है वो ले लिया। फिर आपके आते हैं शेखावाटी के दो ज़िले। शेखावाटी का जो चूरू है, चूरू तो किसमें आ गया? इसमें, जिसमें बी है, जिसमें बी है, जिसमें बीकानेर संभाग पूरा है, तो से चूरू किसमें आता है? बीकानेर संभाग में आता है, इसलिए शेखावाटी का चूरू तो इसमें आ गया। चूरू के अलावा अब आपके आते हैं तोरावाटी वाले। तोरावाटी वाले ज़िले कौन कौन से हैं? झुंझुनू और शिखर, झुंझुनू और शिखर, झुंझुनू और शिखर, झुंझुनू और शिखर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये ज़िले किस में आते हैं? इसमें। और ये सबसे मतलब कि थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सिंपल है, सिंपल है सर। सारे ज़िले समझ में आए? सारे ज़िले समझ में आ गए सर। आप कहो तो एक बार पूरा बता दूं? हाँ सर बता दो, अच्छा रहेगा। एक बार सर बता दो तो अच्छा रहेगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने एरिड वाले में देखा था, मतलब शुष्क क्षेत्र। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? जैसलमेर और जैसलमेर के पास पास वाले ज़िले, जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया। फिर आपके आते हैं बी वाला। बी वाला है मतलब कि शुष्क अर्ध शुष्क वाला, जिसमें जिसमें बी है उसमें बीकानेर संभाग पूरा है। बीकानेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। फिर आपके आते हैं CA, मतलब कि इसमें उपाद्र वाले में, इसमें कौन कौन से आते हैं? जो कोपेन के AW में थे, किसमें AW में थे वो इसमें सारे आते हैं, जैसे हाड़ौती और वागड़ के ज़िले। वागड़ के तीनों इसमें आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। परंतु हाड़ौती के मतलब कि 4 ज़िले तो आते हैं, पर हाड़ौती के चारों नहीं हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जिसमें आपको बूंदी को वापस निकालना है, और बूंदी की जगह क्या बोलना है? आंशिक चित्तौड़ वाला भाग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसमें बताया हुआ है, जैसे हाड़ौती में कोटा, बूंदी नहीं बोलना है, बारा, झालावाड़। बूंदी की जगह क्या लेना है आपको? आंशिक चित्तौड़ वाला भाग। फिर आपको लेना है वागड़। वागड़ में क्या कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिर आपके हो गए ये वाला, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कोपेन के BSHW वाले और CWG वाले जिले आते हैं। सर आपने BSHW वाले तो उसमें बता ही नहीं थे सर, यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे देख लो। उसमें भी मैंने थोड़ा सा बताया था पर लिखा ही नहीं था। यहाँ पर, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे लिख लो, और ऐसे ऐसे लगा के लिखो। देखो ऐसे लिखो, ये वाला लिखो, ये वाला लिखो, फिर आप ये वाला लिख लिया, फिर इसके सामने से ऐसे तीर बनाओ, फिर एक अलग पेन से या थोड़ा अलग तरीके से मतलब कि दिखे, जैसा आप लिखो कि BSHW, फिर प्लस लिखो, CWG लिखो। ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। मतलब कि जो इस वाले ज़िले हैं, ये वाला ज़िला मतलब कि इस वाले जलवायु प्रदेश में जो ज़िले आते हैं कोपेन के अनुसार, और इस वाले ज़िले में जो कोपेन के अनुसार जो जो ज़िले आते हैं, इन दोनों को जोड़े तो कौन से ज़िले आते हैं? थॉर्नवेट के ये वाले ज़िले। तो फिर आपको BSHW, CWG दोनों के ज़िले नीचे लिखने हैं। समझ में आ गया? ऐसे फिर आपको यहाँ पर पूरी ट्रिक लिखनी है, और इधर भी पूरे ज़िले लिखने हैं। ऐसे आपको मतलब कि अच्छा होगा या सुविधा होगी। जैसे कि ये ऐसे मैंने लिखा है, जैसे कि BSHW में कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक बार वापस लिख लूँ? हाँ सर वापस लिख लो, आप कहते हो तो वापस लिख लेता हूँ। देखो
सबसे पहले अपन लिखेंगे BSSW के। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे नागौर। सबसे पहले आप ऊपर से शुरू कीजिए। शेखावाटी, शेखावाटी का एक जिला चूरू तो उसमें चला गया, किसमें, जिसमें बी है, जिसमें बी है उसमें बीकानेर संभाग पूरा आएगा। बाकी बचे आपके तोरावाटी के जिले। तोरावाटी के जिले कौन कौन से हैं, झुंझुनू और सीकर। मैं मैप के अनुसार बता रहा हूँ, फिर आप मन में सोचिए, दिमाग में सोचिए। मैप में झुंझुनू और सीकर के बाद कौन से जिले आते हैं, सर नागौर आता है, डीरवाना कुचामन आता है, वो भी इसमें आएगा। फिर आपके आता है जोधपुर, जोधपुर इसलिए साथ जो फलोदी है, फलोदी भी इसमें आएगा। और फिर जोधपुर, जोधपुर के नीचे हो गया आपके पाली। सर पाली, पाली के नीचे कौन सा हो गया, पाली के नीचे हो गया आपके जालोर। पाली के नीचे कौन सा हो गया सर आपके, पाली के नीचे हो गया आपके जालोर। जालोर ऊपर लिख लेता हूँ एक बार। पाली के नीचे क्या हो गया आपके, जालोर। ये हो गया आपके BSHW वाले। फिर आपके आते हैं CWG वाले। इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले A, B, C, D वाले। A फॉर अजमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और दौसा। फिर B से एक को लेना है, B के सामने, भीलवाड़ा के सामने कौन सा आएगा, बूंदी। B दो लेना है आपको, भीलवाड़ा के सामने आपको बूंदी भी लेना है, भीलवाड़ा और बूंदी। समझ में गया, समझ में आ गया सर। फिर आपको वापस ABCD लिखनी है, A, B, C और D। ABCD लिखी, फिर आपको लिखना है अलवर, फिर आपको लिखना है भरतपुर, फिर आपको लिखना है करौली, फिर आपको लिखना है धौलपुर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आपको मैंने क्या कहा था, फिर आपको लिखना है RSTU। क्या लिखना है, RST और U, RST और U, RST और U। फिर आपको क्या लिखना है, RST और, फिर आपको क्या लिखना है, RST और U। और फिर जो कैपिटल सिटी है, मतलब कि जो कैपिटल सिटी है राजस्थान की, जयपुर, वो भी किसके साथ आएगी, इसके साथ ही आएगी। और RST और U लिखना है आपको। R से राजसमंद, S से आपको वापस दो लेने हैं, सिरोही और एक सवाई माधोपुर। फिर आपको लेना है टोंक, फिर आपको लेना है UDR मतलब उदयपुर, UDR मतलब उदयपुर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, सिंपल है। हाँ सर सिंपल है, ये हो गया। अब आपके आते हैं ऋतुएं, मतलब कि ये आपके जलवायु प्रदेश, मतलब कि जो वर्गीकरण है वो पूरा हो गया। टिवार्था वाला अपन ने नहीं किया, क्योंकि टिवार्था वाले से सदियों में, मतलब कि पूरे 100 साल या 10 सालों में केवल एक सवाल पूछा गया है कि जो वर्षा पर आधारित जो वर्गीकरण है वो किसका है, टिवार्था का। तो मतलब कि इसको करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, मतलब कि जो चीज़ नहीं आ रही है, जो चीज़ नहीं पूछी जा रही है, वो अपन को पढ़नी ही क्यों है। समझ में गया, समझ में आ गया सर। अपन को तो एग्ज़ाम पास करना है, अपन को ज्ञानी नहीं बनना है। फिर आपके आती है ऋतुएं, ऋतुएं, राजस्थान की ऋतुएं, राजस्थान की ऋतुएं, राजस्थान की ऋतुएं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। राजस्थान की ऋतुएं, सर राजस्थान में कितनी ऋतुएं हैं, सर राजस्थान और भारत दोनों में, मतलब कि राजस्थान में मानी गई है 3 ऋतुएं। कितनी, 3। कितनी, 3। एक तो गर्मी, जिसे अपन कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। एक होती है सर्दी, जिसे अपन कहते हैं शरद ऋतु। नहीं, सर्दी, सर्दी कहते हैं, सर्दी को क्या कहते हैं, शरद ऋतु। नहीं, शरद तो अलग होती है, इसे कहते हैं सर्दी। और एक होती है आपके वर्षा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। तीनों को अपन क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। समझ में आया, आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। फिर आपके आती है सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। क्या पढ़ेंगे अपन, ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है।
ग्रीष्म ऋतु क्या करेंगे अपन, पढ़ेंगे। क्या करेंगे अपन, ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या क्या पढ़ना है सर, ग्रीष्म ऋतु में आपको पढ़ना है, ग्रीष्म ऋतु में आपको पढ़ना है 3 तो घटनाएं पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है, 3 घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं सर, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी घटनाएं होती है वो आपको पढ़नी है। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ जो ग्रीष्म ऋतु है वो किस महीने से क्या किस महीने तक चलती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप PYQ निकालना। और मैंने आपको कहा था PYQ निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। देखो जैसे ही यहाँ पर एक चैप्टर ख़त्म हो, चैप्टर पूरा ख़त्म हो, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, PYQ निकालना है। PYQ आप दिशा वाली बुक से भी निकाल सकते हो, अन्य बुक से भी निकाल सकते हो। मैंने तो दिशा वाली बुक से ही निकाले थे, और आप भी दिशा वाली बुक से निकालो तो अच्छी बात है। समझ में क्या, समझ में क्या सर, सब PYQ का ही खेल है। जो मेरा पूरा कंटेंट है वो PYQ से ही बनता है। और बड़ी बड़ी कोचिंगों का कंटेंट ले लीजिए आप, किसी भी बड़ी कोचिंग का जो आप सोच रहे हो उस बड़ी कोचिंग का नाम ले लीजिए, उसका भी कंटेंट किससे बनता है, PYQ से ही बनता है। समझ में गया, समझ में गया। जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो छोटी छोटी किताबें हैं, जो पतले पतले किताबें हैं, वो भी कुछ नहीं है, केवल PYQ है। आप उन छोटी छोटी किताबों को लीजिए या बड़ी बड़ी किताबों को लीजिए। बड़ी बड़ी किताबों में तो कंटेंट ज़्यादा होता है, परंतु जो छोटी छोटी किताबें हैं जिनका जो आजकल मतलब कि प्रचलन ज़्यादा है, वो भी पूरी PYQ पर ही आधारित है। कुछ नहीं किया है, PYQ वाली बुक ली है, उसमें से जो आंकड़े हैं उनको मतलब कि लाइन वाइज रख दिया है। क्या रख दिया है, लाइन वाइज रख दिया, और कुछ नहीं है। और आपको पागल बनाने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा फोटो डाल दिए। समझ में गया, समझ में गया, और कुछ नहीं है। और फोटो बना बना के आपको ये कह दिया, ओहो देखो फोटो वाली फोटो वाली फोटो वाली फोटो वाली बुक है, फोटो वाली बुक है। और समझाते तो कुछ है नहीं, ऐसे PPT चला लेते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो बना दिया और यहाँ पर थोड़े लिख लिए हैं, वाह हो गया आपने। ऐसे तो ना पढ़ाई होती है, पढ़ाई ऐसे एक एक चीज़ लिखानी पड़ती है, तब तब समझ में आता है बच्चे के। यहाँ पर एक एक चीज़ लिखा रहे तो भी बच्चे नहीं देख रहे हैं, और वहाँ पर नहीं लिखा रहे हैं, केवल केवल फ़ोटो दिखा रहे तो भी देख रहे हैं। ये तो बात है, कंटेंट का फ़र्क होता है। समझ में गया, समझ में गया सर। जहाँ पर कंटेंट अच्छा होता है वहाँ पर लोग देखते नहीं हैं, जहाँ पर कंटेंट फ्री होता है वहाँ पर लोग देखते नहीं हैं, पैसे लगा लगा के देखने हैं। समझ में गया, समझ में गया सर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मतलब कि ऐसा फ्री में कंटेंट देना मतलब कि मुश्किल बात है, और आप एक सपोर्ट भी ना दें तो ये और ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है। अपन कहाँ पर थे, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी, मार्च से जून। मतलब कि जुलाई तक भी गर्मी पड़े या मार्च से पहले भी गर्मी पड़ना शुरू हो जाए तो भी आपको परीक्षा में क्या मानना है, मार्च से जून। समझ में गया, समझ में गया सर। और एक औसत तापमान, एक औसत तापमान भी बताया जाता है। कितना सर, 40 डिग्री से 50 डिग्री। जा रहा है आराम से, हाँ सर जा रहा है। अभी तो गर्मियों का सीज़न ही चल रहा है, आराम से जा रहा है 40 45। समझ में गया, समझ में गया सर। फिर मैंने कहा था जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में कुछ घटनाएं पढ़नी है आपको। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु की कुछ घटनाएं हैं। वो घटनाएं भी आपको पता है, परंतु उन घटनाओं से अब अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार के सर, अलग प्रकार के प्रश्न कुछ पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को भी अपन देखेंगे, उन प्रश्नों का भी निवारण हो जाए अपने नोट्स से, ऐसे अपन नोट्स बनाएंगे। सिंपल है, सिंपल है सर। जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में अपन को 3 घटनाएं पढ़नी है सर। कौन कौन सी, सबसे पहले पढ़नी है आपको लू। सर लू में कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं अभी बताता हूँ। सेकंड हो गया आपके आंधी, पहला हो गया आपके लू, फिर हो गया आपके आंधी, और फिर हो गया आपके भभूलिया। सबसे पहले लू, फिर आपके हो गया आंधी, फिर हो गया आपके भभूलिया। इन तीनों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। समझ में गया, समझ में आ गया सर। जो लू होती है इनसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, अब ऐसे नहीं पूछ रहे कि लू क्या होती है, ये क्या होती है, पूछ ऐसे ही रहे, परंतु जो लू क्या होती है इसमें जो परिभाषा है वो चेंज कर दी। जो आप पढ़ के गए शुष्क, शुष्क हवा है जो गर्मियों में चलती है, ये तो उसने क्वेश्चन में दे दिया। और उसने फिर दिया कि हवाओं का अभिमन्य प्रवाह। जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा मैं बताता हूँ, फिर आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है कि लू क्या होती है, लू क्या होती है। मतलब कि क्वेश्चन ये पूछा कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, ग्रीष्म ऋतु, देखो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं,
ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, चलने चलने वाली, चलने वाली शुष्क, शुष्क मतलब जिसमें आर्द्रता ना हो, मतलब कि जलवाष्प ना हो, शुष्क 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 व गर्म, शुष्क व गर्म हवा, हवा को लू कहते हैं। यह परिभाषा तो उसने क्वेश्चन में दे दी, क्वेश्चन में ही दे दी। लू कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व गर्म हवा को लू कहते हैं, जिसमें जिसमें हवाओं का प्रवाह होता है। फिर आपको ऑप्शन दिए, देखो ए, बी, सी और डी। एक ऑप्शन दिया आपको, देखो आपने पुराने तरीके से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। एक दिया आपको ऑप्शन अभिवहनीय प्रवाह, अभिवहनीय प्रवाह। एक दिया आपको संवहनीय प्रवाह, संवहनीय प्रवाह। एक दिया आपको चालन। एक दिया आपको नोटा। नोटा मतलब निम्न में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबाउ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। बताओ देखें, और इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने मतलब कि लगभग मतलब कि वीडियो में दे ही दिया, पहले ही दे दिया था, मतलब कि थोड़ा बहुत तो हिंट दे ही दिया था आपको। तो इसमें क्या होगा, जो हवाएं हैं, हवाओं का अभिवहनीय प्रवाह क्या कहलाता है? लू। अगर संवहनीय प्रवाह हो, कैसा हो? संवहनीय प्रवाह हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? आंधी। और अगर अगर क्या हो, अगर जो चक्रवातीय प्रवाह हो, कैसा हो? चक्रवाती हवा हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? बबूलिया। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन वही है, मटेरियल वही है, परंतु थोड़ा एडवांस या कह दे अपन समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन वही है पर पूछने का तरीका चेंज हो गया है। समझ में गया? समझ में आ गया सर। तो आपको भी आपके पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सिंपल है सर। और मेरे नोट्स के बाद आपको कौन सी भी छोटी बड़ी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें जो जो अपडेट होगा वो मैं करवा दूंगा। और मैं ना करवा पाऊँ तो आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाकर आपको क्या सर्च करना है? विजय सियाग सर, विजय सियाग सर। अगर मैं अपडेट ना करा पाऊँ तो विजय सियाग सर हैं, ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर हैं। मतलब कि जो बेस्ट है वो बेस्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ पर बेस्ट तो बेस्ट है, ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, इनके मतलब कि वीडियो देख लेनी है या इनकी मैराथन देख लेनी है, आपके क्या हो जाएंगे? नोट्स अपडेट हो जाएंगे। जो मैंने नोट्स लिखाए हैं, मैंने अभी क्या लिखा है? सतही नोट्स लिखाए हैं, इतना डीप में नहीं लिखाए हैं, क्योंकि अभी मैं पूरा डीप में लिखा लूँ आपको, मतलब कि आपकी मोटी मोटी कॉपियाँ भरा दूँ तो मतलब कि याद होना असंभव है। इसलिए मैंने पूरा डीप में लिखा ही नहीं है। मतलब कि जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने आपको अभी अभी बहुत कम लिखाए हैं, मतलब कि लिखाए हैं पर मतलब कि इतने नहीं लिखाए हैं जितना आवश्यक है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा इनमें अपडेट की आवश्यकता है, वो मैं मैराथन के द्वारा कंप्लीट करूँगा। पहले आपको जितना लिखाया गया है वो याद कीजिए, फिर आपको मतलब कि मैराथन के द्वारा या छोटी छोटी वीडियो के द्वारा या करंट अफेयर के द्वारा आपको नोट्स है, जो आपके नोट्स हैं उन्हें क्या करवा दिया जाएगा? अपडेट करवा दिया जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। क्या करवा दिया जाएगा? अपडेट करवा दिया जाएगा। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। नोट्स को क्या करवा दिया जाएगा? अपडेट करवा दिया जाएगा। अभी मैं आपको इतना सारा लिखवा दूँ तो आपको याद नहीं होगा और आपको ऐसे टेंशन लगेगी कि इतना सारा है कब याद करूँगा, इसलिए मैंने इतना अभी नहीं लिखाया है। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। तो अब अपन क्या करते हैं? शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। क्या करते हैं? अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले लू को देखते हैं, अलग पेज पे लिखवा दूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे लू। क्या देखेंगे? लू। सबसे पहले अपन देखेंगे लू। लू क्या होती है? व्हाट इज द लू? लू क्या होती है? गर्म। देखो वो परिभाषा लिखा है वो तो सेम है,
ये वाली शुष्क ऋतु में चलने वाली शुष्क सॉरी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं, जिसमें हवाओं का प्रवाह अभिवन्य प्रवाह होता है। समझ में गया? समझ में गया सर, परिभाषा तो यही है। वापस लिखानी पड़ेगी? हाँ सर लिखानी पड़ेगी। एक तो तुम शेयर नहीं करते, दूसरा तुम लाइक नहीं करते, और तीसरा तुम डिमांड देखो गर्म। वापस लिखता हूँ, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इसमें हवा का प्रवाह अभिवहनीय होता है। सिंपल है सर। इसमें आपको थोड़े से कीवर्ड ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ये अभिवहनीय वाला, एक ये गर्म वाला और एक शुष्क वाला। सिंपल है सर। ये हो गया आपके। फिर आपके एक बार समझा देता हूँ, अभिवहनीय प्रवाह क्या होता है, चक्रवातीय प्रवाह क्या होता है, और संवहनीय प्रवाह क्या होता है। क्योंकि लू में अपन पढ़ेंगे अभिवहनीय प्रवाह, फिर आंधी में अपन पढ़ेंगे संवहनीय प्रवाह, फिर अपन पढ़ेंगे बबुलिया बबुलिया में अपन पढ़ेंगे चक्रवातीय प्रवाह। तीनों प्रवाह को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या पता इनसे क्वेश्चन पूछ लें। अभिवहनीय प्रवाह, संवहनीय प्रवाह, फिर आपके आता है चक्रवातीय प्रवाह। सिंपल है, कुछ नहीं है ज़्यादा। चक्रवातीय प्रवाह, देखो आपने लू खाई है? हाँ सर हमने लू खाई है। लू खाई है मतलब कि जो लू की हवाएं हैं, इनकी जो गर्मी है, इसकी गर्मी का एहसास आपने किया है? हाँ सर अपन ने किया है। आपकी मम्मी ने भी कहा होगा कि जो लू है, लू में मतलब कि टी शर्ट वी शर्ट पूरा पहन के जा, क्योंकि लू की हवाएं आपकी छाती पर लगती हैं। कहाँ पर लगती हैं? छाती पर। आपकी मम्मी ने कहा होगा कि लू की हवा कहाँ पर लगती है? छाती पर लगती है। आपकी मम्मी बहुत इंटेलिजेंट है, आपको लगता होगा कि छाती पे कैसे लगेगी, परंतु लू की हवा छाती पर ही लगती है। मतलब कि जो हवाएं हैं वो आपको कहाँ पर महसूस होती है? आपके सीने पर या आपकी छाती पर। यहाँ पर आपको क्या होती है? महसूस होती है। तो हवाएं कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी तो ही आपको यहाँ पर महसूस होगी, ऐसे या ऐसे। सिंपल है सर। ऐसे या ऐसे चले तो इसे अपन क्या कहेंगे? अभिवहनीय प्रवाह। नियम प्रवाह। सिंपल है सर। और ये हो गया। हाँ सर ये हो गया। इसे अपन क्या कहेंगे? अभिवहनीय प्रवाह। ये हो गया आपके अभिवहनीय प्रवाह। सिंपल है सर। फिर आपके आता है संवहनीय प्रवाह। ये आपकी पृथ्वी की क्या है? सतह है। पृथ्वी की सतह मतलब ज़मीन। यहाँ पे क्या होती है? सबसे पहले पृथ्वी का ये वाला भाग क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होता है किससे? सूर्य की किरणों से गर्म होता है। गर्म होकर जो गर्म हवा है वो कहाँ पर उड़ती है? ऊपर उड़ती है। परंतु एक ऊंचाई पर जाकर ये थोड़ी ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद कहाँ पर आती है? नीचे वापस आती है। नीचे आई, वापस गर्म हो गई क्योंकि सतह पृथ्वी का गर्म है। फिर वह वापस कहाँ पर जाती है? ऊपर जाती है। वापस कहाँ पर जाती है? ऊपर जाती है। जो ये एक प्रवाह बना है, या जो एक अपन कह सकते हैं चक्र बना है, क्या कहते हैं? चक्र बना है, इसे अपन कहते हैं संवहनीय प्रवाह। क्या कहते हैं? संवहनीय प्रवाह। क्या कहते हैं? संवहनीय प्रवाह। सिंपल है सर।
इसे अपन क्या कहेंगे? संवहनीय प्रवाह। सिंपल है सर। हाँ सर, सिंपल है। ये हो गया आपके संवहनीय प्रवाह। फिर आपके आता है चक्रवातीय प्रवाह। क्या आता है? चक्रवातीय प्रवाह। इसमें क्या होती है, जो हवाएं हैं ऐसे चक्रवात के रूप में चलती हैं, ऐसे चक्रवात के रूप में ऊपर उठती है। सिंपल है, सिंपल है सर। जो ये हवाएं क्या करती हैं, चक्रवात के रूप में ऊपर उठती हैं। सर ये ऊपर कब उठती हैं? जब मध्य में क्या हो, प्रेशर लो हो, और जो साइड है, साइड में क्या हो, प्रेशर हाई हो। प्रेशर हाई, प्रेशर हाई, प्रेशर हाई, प्रेशर हाई। तो क्या होता है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सिंपल है, सिंपल है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, फिर हवाएं ऊपर उठती है और चक्रवाती है रूप में, या अपन कह सकते हैं गोल गोल रूप में क्या करती है, चलती है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, चक्रवातीय प्रवाह। सिंपल है, सिंपल है सर। ये हो गया आपके अभिवन्य प्रवाह, चक्रवातीय प्रवाह, संवहनीय प्रवाह। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो आपने लू की जो प्रभाव है वो आपने देखा होगा। लू को गर्मियों में तापमान को बढ़ाने वाली जो घटना है वो मानी जाती है। इसे 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 क्या माना जाता है? इसे ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ाने बढ़ाने वाली वाली घटना घटना माना और जाता है। घटना क्या किया जाता है, माना जाता है। आपने भी देखा होगा जब लू चलती है तो आपकी मम्मी बाहर जाने के लिए आपको मना करती है, क्योंकि लू टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ाती है। और लू आपने देखा होगा कि ये 12 से 2 3 4 2 3 बजे तक ये क्या होती है, प्रभावी होती है। फिर यह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल है, सिंपल है सर। शुष्क ऋतु में क्या करती है, तापमान को बढ़ाने वाली घटना मानी जाती है। सिंपल है, सिंपल है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ये हो गया। फिर आपके आता है आंधी। आंधी किधर आती है, पश्चिमी राजस्थान में आंधी आती है। आपके हो गया आंधी। आंधी धूल भरी आर्द्रता युक्त वायु या हवा को क्या कहते हैं, आंधी। धूल भरी लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। धूल भरी आर्द्रता युक्त, धूल भरी आर्द्रता। जो ये थी लू थी उसमें आर्द्रता नहीं थी, पर आंधी में क्या होती है, आर्द्रता होती है। लू भरी आर्द्रता युक्त 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 वायु या हवा को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। इसका जैसे जैसे कि इसका क्या, लू का जो लू में जो हवाओं का प्रवाह है वो अभिवन्य प्रवाह था। और इसमें कौन सा प्रवाह है, इसमें है संवहनीय प्रवाह। इसमें हवा या वायु का प्रवाह संवहनीय प्रवाह होता है। सिंपल है, सिंपल है सर। कौन सी हवा, धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाओं को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। और इसमें हवा का प्रवाह या वायु का प्रवाह कैसा होता है, संवहनीय प्रवाह होता है। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। और एक और बात, जो लू है, लू टेम्परेचर बढ़ाती है, परंतु जो आंधी है, आंधी आंधी ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है, तापमान कम करने वाली
घटना, कम करने वाली घटना, कम करने वाली घटना कहलाती 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 है। कम करने वाली घटना कहलाती है। क्या करने वाली क्या करने वाली? तापमान कम करने वाली घटना कहलाती है। सिंपल है सर। सर ये तापमान कम क्यों करती है? जैसे कि आपने कूलर चलाया होगा, कूलर गर्मियों में बाहर से गर्म हवा लेता है, और आपने उसमें पानी भी चलाया होगा, पानी चलाते हो तो ठंडी हवा आती है, पानी नहीं चलाते हो तो गर्म हवा आती है। जो बाहर की हवा होती है वो गर्मियों में मतलब कि जो लू 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 चलती है उस समय क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। उसमें क्या होता है? आर्द्रता नहीं होती है। नहीं होती है, हाँ सर नहीं होती है। अगर उसमें आर्द्रता आ जाए तो वो कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो ये इसमें होता है। धूल भरी आर्द्रता युक्त वायु को क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। आंधी में क्या होती है? आर्द्रता होती है। और ये आर्द्रता कहाँ से लाती है? अरब सागर से लाती है। ये आपको नहीं लिखना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गया तापमान कम करने वाली घटना कहलाती है। सिंपल है सर। और इसका जो प्रभाव है, किसका प्रभाव सर? आंधी का प्रभाव। ये सर्वाधिक होता है आपके गंगानगर में। गंगानगर में सर्वाधिक प्रभाव 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 गंगानगर में सर्वाधिक प्रभाव। कितने दिन सर? 27 दिन। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब गंगानगर वालों को गिनने नहीं बैठना है कि सर इस साल तो सिर्फ 8 दिन ही आई। नहीं नहीं, कम ज़्यादा हो जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है सर। फिर आपके लास्ट एंड फाइनल आती है आपके बबुलिया। क्या? बबुलिया। फिर अपन कल करेंगे बबुलिया। लगभग मैं मान रहा हूँ कि मतलब कि 4 लेक्चर लूँ और एक एक टॉपिक ख़त्म कर दूँ। जो अपने ये शुरुआती वाले टॉपिक थे ये बड़े बड़े थे। अब अपने छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। मतलब कि अभी भी थोड़े बड़े बड़े तो हैं। मतलब कि जो परिचय है, राजस्थान का जो परिचय है वो तो सिंपल था, 2 क्लासों में हो गया। और मैं चाहता तो 1 क्लास में कर लेता। मैंने देखा शुरू की वीडियो थोड़ा मतलब कि 2 क्लासों में करते हैं। फिर आपके आगे भौतिक प्रदेश बहुत बड़े चले हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चले हैं। फिर आपके आगे जलवायु भी लगभग चलेगी, ये भी बड़ा टॉपिक है। फिर आपके आ जाते हैं अपवाह तंत्र वाले टॉपिक। कौन से वाले? अपवाह तंत्र वाले टॉपिक, जिसमें आते हैं आपके नदियाँ भी चलेगी, नदियाँ भी बड़ा टॉपिक है। फिर आपकी आती है झीलें एक तो छोटा टॉपिक है। फिर आपके आती है नदियाँ हो गई, फिर झीलें हो गई। फिर आपके आती है जो सिंचाई परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, ये आपके बड़ा टॉपिक है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है मेरे को लगता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपके आता है जल संरक्षण के उपाय, वो छोटा टॉपिक है। पर इससे क्वेश्चन अब अलग आ रहे हैं। जो स्कीम्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ये भी थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक हो जाता है। जल संरक्षण वाला। फिर आपके छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि कृषि वाला हो गया। कृषि वाला तो मैं आपको इतना अच्छे से कराऊंगा, पूरे यूट्यूब पे किसने नहीं कराया होगा। फिर आपके आता है पशुपालन वाला। फिर आपके जो छोटे मोटे टॉपिक है जैसे जनसंख्या वाला, वो वाले हो गए। तो ये आपके थोड़े से टॉपिक बचे हैं। इनमें से जो ये अभी चल रहे हैं ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं। फिर आपके छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। बबुलिया क्या होता है? धूल भरी चक्रवाती और मैं चक्रवाती लिखता तो आपके दिमाग में था सर ये चक्रवाती क्या होता है, परंतु मैंने चक्रवाती पहले समझ याद दिया है आपको, इसलिए ये डाउट आपके अंदर नहीं आना चाहिए। धूल भरी चक्रवाती हवा को बबुलिया कहते हैं। जो आंधी है, आंधी से क्या होती है? वर्षा भी हो जाती है कई बार, कई क्षेत्रों में जहाँ की जो स्थानीय आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या हो जाती है? वर्षा भी हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्षा भी हो जाती है। सिंपल है सर। बबुलिया कहते हैं। ये क्या होती है मैंने समझा दिया। और इसका सर्वाधिक प्रभाव इसका प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर होता है? बीकानेर। कहाँ पर होता है? अपने
बीकानेर में। बबूलिया सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं? बीकानेर में। समझ में गया? समझ में आ गया सर। और अगर आप राजस्थान से हो तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि मतलब कि बबूलिया आया, ये बबूलिया है, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर किसी के साथ हो, मतलब कि किसी बड़े बड़े मतलब कि जने के साथ हो, क्या हो, किसी बड़े आदमी के साथ हो, और आप मतलब कि छोटे हो अभी, क्या हो, बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो, और आप अभी किसके साथ हो? एक बड़े आदमी के साथ हो। तो आपने देखा होगा जब जब बबूलिया आता है, क्या आता है? बबूलिया आता है, तो आपको कहा जाता है कि दूर रहो, क्या रहो, दूर रहो, ये तुम्हें अपने साथ लेके चला जाएगा। आप सोच रहे हो ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ पर बीच में मैं हूँ, और मैं हवाओं के बीच जा रहा हूँ, और दूसरी बार में वो बड़ा आदमी आपको बोलता है कि वो ऊपर से गिराएगा, फिर क्या करेगा? ऊपर से गिराएगा। आपके सब सपने टूट जाते हैं कि ऊपर से गिरूंगा, नीचे है। ये हो गया। तो बबूलिया का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? प्र प्रभाव 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 सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? बीकानेर में। सिंपल है, सिंपल है सर। इसमें क्या होता है? इसमें जो मध्य है, मध्य में क्या होता है? प्रेशर लो होता है। क्या होता है? प्रेशर लो। और जो आसपास है, आसपास में होता है प्रेशर हाई। प्रेशर हाई, प्रेशर हाई, प्रेशर हाई। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो हवाई किधर से किधर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इधर से इधर चलती है, इधर से इधर चलती है, इधर से इधर चलती है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, जो बबूलिया है, बबूलिया में जो जो मध्य में है, बबूलिया के मध्य में प्रेशर होता है कम ज़्यादा, कम ज़्यादा दोनों। तो आपको क्या बताना है? कम। क्या होता है? प्रेशर कम होता है। और इसके साइड में प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये कौन सी हवा होती है? चक्रवाती हवाएं। और ये क्या करती है? धीरे धीरे क्या करती है? ऊपर ऊपर की ओर क्या करती है? उठती है। समझ में गया? समझ में गया सर। ये देखिए, आप फील कीजिएगी, ये आपकी किधर आ रही है? ऊपर की ओर आ रही है। किधर आ रही है? ऊपर की ओर आ रही है। समझ में गया? समझ में गया सर। और ऊपर नीचे प्रेशर लो होता है, परंतु ऊपर जब हवाएं आती है, ऐसे नीचे प्रेशर क्या है? लो है, परंतु ये हवाएं कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो प्रेशर ऊपर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर प्रेशर प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि हवाएं बहुत सारी आ गई हैं। फिर क्या होगा? ये हवाएं नीचे आएगी, एक हवा इधर जाएगी, एक हवा इधर जाएगी, एक हवा इधर जाएगी, एक हवा इधर भी तो जाएगी। सिंपल है। यहाँ से ये नीचे उतरेगी, कहाँ से? यहाँ से ये नीचे उतरेगी। यहाँ पर प्रेशर हाई, मैंने बताया था, वो डायग्राम नहीं बताया था? यहाँ पर बीच में प्रेशर लो, बाकी प्रेशर हाई। अब मैं इसको 3D में बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ से भी हवा नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। यहाँ पर प्रेशर क्या मिलेगा इसको? हाई। फिर हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की ओर हवाएं जाएगी वापस, जैसे कि मैंने इसमें बताया था। इसमें बताया था ना, यहाँ से यहाँ पर जा रही है, फिर ऊपर से वापस नीचे यहाँ पर आ रही है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। फिर यहाँ से वापस नीचे जाएगी, यहाँ पर क्या है? प्रेशर हाई। फिर उधर नीचे भी जाएगी, यहाँ पर क्या है? प्रेशर हाई। सिंपल है, सिंपल है सर। तो ये क्या करेगी? चारों तरफ से जाएगी। मतलब कि आप देखिए, जैसे कि ऊपर है, ऊपर यहाँ से क्या करेगी? ये चारों तरफ में जाएगी। इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। यहाँ पर क्या है? प्रेशर हाई। 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 सिंपल है, सिंपल है सर। फिर वापस बीच में क्या है? प्रेशर लो। यहाँ से किधर जाएगी? यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। समझ में गया? समझ में गया सर। ये चक्र चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? ये चक्र चलता रहेगा। फिर यहाँ पर फिर वापस यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी। समझ में गया? 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 सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। कुछ ऐसा कुछ मतलब कि ज़्यादा नहीं है। और आपको तो एक रिवीजन और करवा दे इसका फटाफट। क्या देखते रहोगे? देखते रहोगे? हाँ ठीक है, देखते ही रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बस करते हैं अब इस वीडियो को।